नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखता है। तो नॉन मेटल है क्योंकि ये भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करता होगा जो एक नॉन मेटल पोजेस करता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है नॉन मेटल की वो पहले देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल की होती है, तो इनके पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो आपको मिनिमम एनर्जी देना होता है किसी भी एटम को, ताकि वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस से जिसको कम अट्रैक्शन मिल रही है, वो सबसे बाहर वाली शेल में घूम रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, है ना, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए है, उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपके पास ये कोई एटम है, इसमें ये आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये लूजली बाउंड होगा, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो गया, क्योंकि ये तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ताकि ये यहाँ से निकलकर बाहर आ जाए, लूज कर दे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन। उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये नॉन मेटल होता है, तो डिफिकल्टी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में। दूसरा आपको बोला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, तो इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होती है? हाई होती है। फिर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर एग्जिस्ट एज ब्रिटल सॉलिड। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो जल्दी टूट जाता है, जो ज़्यादा कुरकुर हो जाएगा ना, वो ज़्यादा आप उसको खींच नहीं सकते, ज़्यादा ना बीट करके आप उसकी शीट्स बना सकते हैं, वो जल्दी टूट जाएगा, तो ये एग्जिस्ट करता है ब्रिटल सॉलिड के रूप में, है ना। तो कैन नॉट बिटन इनटू शीट्स में नहीं बदल सकते, या ड्रॉन इनटू वायर्स में आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। पोजेस डल अपीयरेंस, मतलब देखने में आपको कैसे लगते हैं? ये डल कलर के होते हैं, ऐसे शाइनी और ऐसे नहीं होते जैसे मेटेलिक कलर्स, मेटल के कलर होते हैं, जैसे आपके सिल्वरी ग्रे होता है, गोल्डन येलोइश होता है, वैसे कलर नहीं ये दिखाता है, ये डल कलर दिखाता है। या तो कुछ जो होंगे वो बहुत कलरफुल होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ऐसे कलरफुल भी होंगे, या डल कलर दिखाएगा। फिर गेन इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, एनायन बना लेता है जल्दी। जैसे क्लोरीन की बात करें तो वो जल्दी से गेन कर लेता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितने 7 होंगे और उसको चाहिए कितने 8 चाहिए, तो एक वो जल्दी से ले लेगा और क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, तो एनायन बनाता है ये, है ना। मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो लेते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो देते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो मेटल जो होता है, मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मतलब कैटायन बनाते हैं, क्योंकि वो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से, ना। कॉमनली फाउंड इन गैसियस और सॉलिड स्टेट्स में, ना, ये जो हमें नॉन मेटल होते हैं ये गैसियस और सॉलिड स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलता है। लिक्विड में आपके पास खाली एक नॉन मेटल है, जो कौन सा है? ब्रोमीन, है ना, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल की। तो ओनली वन नॉन मेटल जो आपके पास मिलता है पीरियोडिक टेबल में देखने को, वो है ब्रोमीन। अब प्रॉपर्टीज, आप इनके कुछ एग्जांपल देखोगे। स्टेट पहले देखो, गैसियस स्टेट में क्या है? गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे के सारे नॉन मेटल है ना, और ये गैसियस स्टेट में आते हैं सारे। फिर सॉलिड में अगर देखोगे, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में आते हैं। और लिक्विड में एट लास्ट जो आपके पास एक ही खाली है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज ब्रोमीन, है ना। तो ये नॉन मेटल की एक्सेप्शन में भी पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कौन सा इकलौता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो होगा ब्रोमीन आपके पास में, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स के। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं ये, हम नॉन मेटल कहाँ पहुंच गए, हम तो कार्बन और इसके कंपाउंड पढ़ रहे थे ना, क्योंकि कार्बन भी एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की ही प्रॉपर्टीज को पोजेस करेगा कार्बन भी, इसीलिए हमने नॉन मेटल को पहले डिस्कस किया। तो नॉन मेटल में जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसमें कार्बन का एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं कार्बन। पहले ऑक्सोकार्बन, ऑक्सोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन प्लस कार्बन, मतलब कार्बन की ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं ऑक्सोकार्बन। तो कार्बन दो तरीके से ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, या तो वो दो ऑक्सीजन से जुड़ेगा या खाली एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो ऑक्सोकार्बन जो होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सोकार्बन ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें खाली कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। तो कॉमन ऑक्सोकार्बन्स कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन जुड़ी होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी, इस तरह से, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। एलोट्रॉप्स, अब जो कार्बन होता है ना वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, उससे हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन 3 एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो है वो 3 स्टेट्स में नहीं, मतलब 3 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है अर्थ पे, है ना। तो 3 स्ट्रक्चर जो कार्बन बनाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है उनकी, होगा कार्बन से ही बना हुआ वो तीनों चीज़ें, पर उनका जो स्ट्रक्चर होगा सब में, तीनों में वो अलग अलग होगा। स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, किसी का वो कंडक्टिविटी ज़्यादा, किसी की कम, कोई शाइनी, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी चेंज वेरी करेगी, उसे हम एलोट्रॉप बोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फुलरेन हो गया। तो देखो ग्रेफाइट ये होता है जिससे पेंसिल्स भी बनती है ना, पेंसिल के अंदर वाला जो होता है जिससे हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। फिर डायमंड हो गया, फिर बकमिंस्टर फुलरेन हो गया। ये सब कार्बन कार्बन के बॉन्ड से जोड़ कर बनता है। तो कार्बन एक लौता ऐसा नॉन मेटल है या फिर एक इकलौता एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। खुद के साथ ही ये बॉन्ड बनाता रहता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग एटम है ये, है ना। खुद के साथ जुड़ के ये बॉन्ड बनाता रहेगा इस तरह से। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, है ना। ये प्रॉपर्टी जो होती है खुद के साथ ही, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, क्या बोलते हैं इसको? कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये सबसे ज्यादा कार्बन शो करता है। अब एक एक करके सारे एलोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, उसको प्लम्बैगो भी बोलते हैं। प्लम्बैगो क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेड। तो लेड और ग्रेफाइट जो होता है ना, ये सिमिलर होता है देखने में, है ना। उससे भी लिख पाओगे, इससे भी लिख पाओगे, थोड़े देखने में सेम होता है पर क्योंकि बॉन्डिंग अलग अलग होती है ना। ये तो कार्बन कार्बन का एलोट्रॉप है, लेड तो एलिमेंट है आपके पास, वो किसी से मिलके नहीं बना, वो एक एलिमेंट है ना। तो लेड जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है आपको पीबी से, जिसको डिनोट करता है ना। और ये जो होता है ये तो एलोट्रॉप है कार्बन का, कार्बन कार्बन की उससे मिलकर बना रहता है ये। अब कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? ये लेयर्स में इस तरह से, ऐसे हेक्सागन बनाएगा ये लेयर्स में, इस तरह से। इस तरह से ये हेक्सागन बनाएगा लेयर्स में। ऐसा ही हेक्सागन नीचे होगा, एक कार्बन कार्बन है, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्ड बना होगा, इनके बीच में एक वीक बॉन्डिंग फोर्स होगी। तो ये लेयर जो है वो स्लाइड करती रहती है एक दूसरे के ऊपर। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा है,
क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अच्छा ये देख लेते हैं पहले, लैटिन वर्ड होता है प्लम्बम और जिसका मतलब होता है लेड। तो अक्सर में ना लेड और ग्रेफाइट जो होता है देखने में सेम होता है, तो इनको ना एक दूसरे के साथ कंफ्यूज किया जाता था। लेड के इसको ग्रेफाइट को पहले लेड के रूप में ही देखे जाने लगा था कि ये लेड ही है ना, इसको मिस्टेकनली इसको लेड बोल दिया था, तो इसीलिए इसको प्लम्बैगो भी बोलते हैं क्योंकि ये लेड की तरह दिखता था, तो मिस्टेकनली इसको वैसा सोच लिया था, तो प्लम्बैगो बोलते हैं इसको, है ना। वैसे ग्रेफाइट होता है इसका नाम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। एटम आर अरेंज्ड इन हेक्सागन लेयर्स, ऐसे जैसे मैंने बना के दिखाया आपको, हेक्सागन लेयर की फॉर्म में एटम जो होता है वो लेयर की फॉर्म में अरेंज होता है एक दूसरे के ऊपर, जो स्लाइड करती रहती है। प्रॉपर्टीज क्या होगी अब इसकी ग्रेफाइट की, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, क्योंकि देखो मैंने बताया ना ये एक दूसरे के ऊपर ये कैसे करती रहती है, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर मूवेबल होती है, मूवेबल जिसका स्लिपरी और सॉफ्ट बनाती है इसके टेक्सचर को, है ना। तो आपने देखा होगा जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल का जो आपकी जिसको लेड बोलते हैं ना, लेड पेंसिल की जो लेड होती है तो वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, और उसको जब आप छुओगे तो बाहर से आपको स्लिपरी सा लगेगा वो छूने में, तो सॉफ्ट और स्लिपरी टेक्सचर होता है इसका। ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, है ना। क्योंकि देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड, आउटर मोस्ट में कार्बन के पास 6 होता है पूरे, 2 अंदर और 4 बाहर, पर चाहिए कितने, 4 चाहिए ना इसको, और 4 इसको और चाहिए, तभी 8 बनेंगे पूरे। यहाँ पे देखो कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड तो बने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। यहाँ पे भी 1 2 3 बने, 1 इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन खाली। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा जो होता है कंडक्टर की तरह काम करता है ना। तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। फिर मोर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप्स है ना, उसके कंपैरिजन में ये सबसे स्टेबल फॉर्म होती है जो रूम टेम्परेचर पे बनती है। वो बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए तो इसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना पड़ता है ना। कन्वर्ट टू डायमंड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के नीचे अगर ग्रेफाइट को रखोगे तो आप इसको डायमंड में भी बदल सकते हो, ठीक है। एक्ट एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, क्योंकि स्लिपरी होता है ना, तो इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज करते हैं, स्पेशली वेयर लिक्विड लुब्रिकेंट, जैसे कि ऑयल की तरह, है ना। कांट बी यूज, जहाँ पे ऑयल वगैरह यूज नहीं किए जाते ना, उस जगह पे इसको स्पेशली यूज करा जाता है, क्योंकि ये स्लिपरी होता है, तो लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। यूज्ड इन लेड पेंसिल्स में देखो इसको यूज किया जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन में भी इसको इलेक्ट्रोड्स में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि अच्छा कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रोड्स में ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है इधर से उधर। ये होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड डलता है, एक कैथोड बनाता है, एक एनोड बनाता है, इसमें आप इसको यूज कर सकते हो ग्रेफाइट को। तो ये है आपके पास ग्रेफाइट, कार्बन का पहला एलोट्रॉप। दूसरा देखो डायमंड। डायमंड जो होता है वो क्या, कार्बन एटम अरेंज्ड इन क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे, ये टेट्राहेड्रल शेप में बने होते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, और सेम ये कार्बन भी जुड़ा रहेगा, कार्बन 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 कार्बन, 4 बॉन्ड पूरे बनाएंगे। ये कार्बन भी सेम, ये कार्बन भी, है ना। तो इस तरह से ये जुड़ के एक टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। देखो पीछे की ओर भी जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, तो एक 3 डायमेंशन में एक स्ट्रक्चर बनता है जो डायमंड स्ट्रक्चर बनाता है ना, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। हार्डनेस कैसा होता है, हार्डेस्ट नॉट नेचुरल मटेरियल, नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर मटेरियल होता है आपके पास डायमंड, ठीक है। यूजेस क्या है, इसको एब्रेसिव के रूप में यूज किया जाता है, मतलब कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए और ड्रिलिंग। हार्ड, क्योंकि सबसे हार्ड है ये, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी इससे ड्रिल किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे हार्ड है, टूटता नहीं है इजीली, है ना। तो कटिंग, ड्रिलिंग, इन सभी के लिए यूज किया जाता है। एम्बेडेड इन सॉ ब्लेड, जो आपका सॉ होता है ना काटने वाला, उसमें उसके ब्लेड्स में उसको एम्बेडेड किया जाता है ताकि हार्डनेस थोड़ी बनी रहे उसकी। ड्रिल बिट्स में इसको डाला जाता है। ग्राइंडिंग व्हील में, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें इसमें एम्बेडेड किए जाता है ताकि अच्छे से हार्ड करके वो कट कर सके इजीली चीज़ों को। यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जितने भी रिफ्रैक्शन इस पे हो रही होती है ना, लाइट पड़ रही होती है, उसको पूरा वापस भेज के ये चमका देता है चीज़ों को, इसीलिए इसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। हैज़ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अमंग नेचुरल मटेरियल, जो सारे नेचर में पाए जाने मटेरियल है ना, उन सभी से ज़्यादा इसमें इसकी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब ये टेम्परेचर, हीट को ज़्यादा जल्दी कैरी करके ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। यूज टू इंग्रेव और इंस्क्राइब ग्लास, ग्लास के ऊपर कुछ लिखना हो ना, किसी और चीज़ से लिखोगे तो वो टूट सकता है, तो ग्लास से, डायमंड से आप लिख सकते हो ग्लास को इंस्क्राइब करने के लिए या फिर इंग्रेव करने के लिए, ठीक है। उसको ग्लास को हम ये भी याद रखना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से भी उसको इंग्रेव कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो ग्लास के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्युबल सिलिकेट्स बनाता है ना, ताकि वो उसमें क्या कर जाते हैं, ग्लास के साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जैसे आप लिखने लगोगे, वो एसिड वहाँ पे ग्लास के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्युबल सिलिकेट बना देगा, जो उसमें घुल जाएगा और वहाँ से आप लिख पाओगे, वो विजिबल हो जाएगा जहाँ पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि वो सॉल्युबल हो गया वो वाला पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए जो HF होता है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, उसको ग्लास कंटेनर में स्टोर करके नहीं रख सकता है, क्योंकि वो अगर स्टोर करके रखेंगे तब तो रिएक्ट करके वो सॉल्युबल सिलिकेट बना देगा और सारा का सारा ग्लास आपका थिन होते 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 सारा उसमें घुल जाएगा HF के अंदर। फिर कैरेट, जो आपका यूनिट ऑफ डायमंड का जो नापने के लिए एक उसका मेजरमेंट, मास को देखने के लिए, मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट आपके पास में होता है, वो होता है कैरेट। कैरेट में देखते हैं ना कितने कैरेट का डायमंड है, कितने कैरेट का है, तो 200 mg का एक कैरेट बनता है, या 0.2 ग्राम का एक कैरेट डायमंड आपके पास बनता है, ठीक है। तो ये था दूसरा। तीसरा है बकमिंस्टर फुलरिन, है ना। बकमिंस्टर फुलरिन जो होता है एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है ना, स्फेरिकल मॉलिक्यूल जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये है ना स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें देखो बीच में यहाँ पे पेंटागन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हेक्सागन है ना। तो हेक्सागन और पेंटागन से ये मिलकर बना हुआ है आपके पास बकमिंस्टर फुलरिन, है ना। अब जो ये क्या होता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, 60 कार्बन एटम इसमें जुड़ के मिलकर बने होते हैं, है ना। 60 कार्बन एटम से ये मिलकर बना होता है, जिसमें 12 पेंटागन्स होते हैं और 20 हेक्सागन होता है, ठीक है। तो ये सॉकर बॉल होती है ना, जो फुटबॉल में जो बॉल खेलते हो, है ना, उससे रिजेंबल करता है इसका स्ट्रक्चर कुछ। जो इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरिन, वो किस पे पड़ा है, एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर थे, वो जो डोम बनाते थे ना, जो आपकी डोम की शेप होती है, वो जो उनकी डोम की शेप थी ना, वो इसकी स्ट्रक्चर से मिलती जुलती होती थी। तो इसीलिए इसका नाम, जब इसको फाउंड किया गया तो उनके नाम पे ये मिला, जब इसकी शेप का पता चला तो उनके नाम पे रख दिया कि अच्छा ये तो उसके डोम से ये मैच कर रहा है ना, तो उनके नाम पे इसका नाम रख दिया बकमिंस्टर फुलरिन। अब यूजेस क्या होते हैं इसके, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जाता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर, है ना। मॉलिक्यूल को ट्रैप किया और बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है इजीली, तो इसीलिए इसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये भी कैसा होता है, थोड़ा चिकना होता है ये। और कैटलिस्ट में भी यूज किया जाता है, मतलब रिएक्शन को, किसी रिएक्शन को बढ़ाना है, ज्यादा जल्दी करवाना है, तो उसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाएगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है उसका, वो है नैनो ट्यूब में। नैनो ट्यूब वर्जन जो होता है बकमिंस्टर फुलरिन का, नैनो ट्यूब में नैनो पार्टिकल होता है, जो 10⁻⁹ मीटर से कम साइज होता है जिनका, तो इसका इससे कम साइज होता है। और ये कैसे, जो सिलेंड्रिकल फुलरिन्स होता है ना, ये तो स्फेरिकल है, कुछ सिलेंड्रिकल फुलरिन भी होता है, उनको कार्बन नैनो ट्यूब्स बोला जाता है, ठीक है। ट्यूब की फॉर्म में है ना, क्योंकि तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बोला जाता है। आजकल सारे मटेरियल जो आपके होते हैं, जो जैसे ग्लव्स हो गए, कुछ ऐसे कपड़े हो गए जो भीगते नहीं है पानी में, क्योंकि वो बिल्कुल नैनो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो गीले नहीं होंगे, वो मैले नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। नैनो टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो गाड़ी के शीशे होता है उसमें भी नैनो पार्टिकल से मिलकर वो बनने लगे हैं अब तो, है ना, ताकि कुछ भी जो आपकी हार्मफुल रेज है या फिर कोई भी गैसेस है, मॉलिक्यूल्स है, वो कहीं से अंदर ना आ पाए ना। तो ये सारी चीज़ों में नैनो
ट्यूब जो होता है वो बकमिंस्टर फुलरेन के सिलेंड्रिकल वर्जन होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, है ना, वहां पे यूज होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कई एग्जाम में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इस तरह से तो मालूम होना चाहिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बिल्कुल कम टेम्परेचर पे और कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर के अंडर रखोगे तो वो सॉलिड में बदल जाता है और उसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस, है ना। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सॉलिड फॉर्म जो होती है उसे बोलते हैं ड्राई आइस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबलाइम डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड हुआ है वो, तो सॉलिड अगर उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे ना वो सीधा का सीधा गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल वो आपने हाई प्रेशर में रखा है तब जाके वो सॉलिड हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पे उसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, वो लिक्विड में ना आके, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी उनके पास है, आपने जोर जबरदस्ती करके उसको सॉलिड बनाया रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे जब रखोगे तो वापस उसके जो मॉलिक्यूल है वो गैसेस में चेंज होना चाहेंगे, तो सबलाइम हो जाता है, सीधा सब्लिमेशन हो जाता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस में बदल जाता है 78.5 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, मतलब -109.3 फ़ारेनहाइट पे। अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो लिक्विड फेज, है ना, कोई लिक्विड फेज में नहीं होगा, सीधा सब्लिमेशन होगा सॉलिड से एयर में। यूजेस कहाँ यूज होता है ये, फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड व्हेन मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर अनअवेलेबल, जहाँ पे फ्रिज वगैरह नहीं होगी ना वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस के अंदर भी कुछ चीज़ों को रख सकते हो, वो फ्रीज हो जाएगी वहाँ पे जाके, ठीक है। तो फ्रीज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए फ्रोजन फूड को। क्रिएट्स फॉग स्मोक इफेक्ट इन स्टेज शोज, जो आपने देखा होगा कई पार्टीज होती है, शोज होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा ना धुआं धुआं होता है, जो वो वाला फॉग जो होता है वो ड्राई आइस होता है या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको वहाँ पे रख लिया जाता है और रूम टेम्परेचर पे वो खुद को गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो फॉग जैसा अपीयर होता है ना। लीव्स नो रेजिड्यू आफ्टर सब्लिमेशन, जब ये सॉलिड से पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई रेजिड्यू नहीं बच जाता है नीचे, कुछ सॉलिड नहीं बचेगा, वो पूरा कन्वर्ट कर देगा। टाइप्स ऑफ कोल, अब जो कार्बन है वो कोल भी कार्बन का ही बना रहता है, तो कोल को भी हम क्लासिफाई कर देते हैं कार्बन कंटेंट के बेसिस पे और डिग्री ऑफ मैच्योरिटी पे, है ना। तो देखो टाइप ऑफ कोल, सबसे पहला है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 25 से 35% तक कार्बन कंटेंट होता है, और ये कैसा होता है, लोएस्ट ग्रेड का होता है, सबसे कम है ना क्योंकि कार्बन कंटेंट, तो ये थोड़ा ब्राउनिश जैसा होता है और ये लोएस्ट ग्रेड का होता है, सबसे नीचे वाले ग्रेड का होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाई मॉइस्चर इसके अंदर होता है और लो हीट वैल्यू इसके अंदर होती है ना, कम से कम हीट वैल्यू होती है। अगला देखोगे सब बिट्यूमिनस, है ना, सब बिट्यूमिनस में थोड़ा ज़्यादा होता है, कितना 35 से 45% तक इसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है। ये इंटरमीडिएट क्वालिटी का होता है, ठीक ठीक वाली क्वालिटी होती है, ब्लैक कलर का होता है और डल होता है थोड़ा सा, ये भी कम हीट वैल्यू होती है इसकी भी। अगर बिट्यूमिनस को देखोगे, सब बिट्यूमिनस के बाद आता है बिट्यूमिनस को देखोगे तो इसमें 45 से 85% तक कोल है, तो बढ़ गया थोड़ा और, तो ये कॉमन इंडस्ट्रियल कोल है, इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किया जा रहा है वो बिट्यूमिनस कोल होता है, तो ये कॉमन इंडस्ट्रियल कोल है, इसका भी हाई हीट कंटेंट होता है, ठीक है। लास्ट आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, है ना, इसमें 85% से प्लस कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रेसाइट में, और ये हार्डेस्ट होता है और बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, और ये बर्न क्लियरली विद हाई एनर्जी, है ना, इसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, ये हाई एनर्जी के साथ, हाई हीट वैल्यू के साथ ये बर्न करता है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप ऑफ कोल है, इन्हीं कार्बन है, ये सारे कार्बन के कंपाउंड है, इसके अलावा कोई कार्बन का कंपाउंड नहीं बचता, है ना। तो आज की लेक्चर में इतना ही हम पढ़ चुके हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स को। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से बन सकते हैं, या किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वाले एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।